कार्यक्रम अब आरंभ करने जा रहे हैं, एक दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति के साथ मैं इस कार्यक्रम का आगाज करूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हिंदी की सूरत को और निखारने के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड सदैव प्रयासरत रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्योंकि वीकेंड में छुट्टी होती है तो सभी की सुविधा अनुसार आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा इस संस्था के सम्मानित सदस्य आदरणीय संदीप कुमार जी से कि वे मंच पे आएं और सभी अतिथियों का स्वागत करें। संदीप जी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। जिसमें मेरी स्मृतियां हैं, जिसमें मेरे सपने हैं, वो भाषा उन सबसे जोड़ती जो मेरे अपने हैं। वो भाषा उन सबसे जोड़ती जो मेरे अपने हैं। सदियों का साहित्य है, सतत बहता प्रवाह है। सदियों का साहित्य है, सतत बहता प्रवाह है। हिंदी मात्र शब्द छंद नहीं, हिंदी मात्र शब्द छंद नहीं, अपितु जीवन की राह है। जीवन की राह है। हिंदी दिवस जो है 2 दिन पहले पार हुआ, उसकी आपको असीम शुभकामनाएं। एक बात ध्यान में आती है, यहाँ पर हम जो बैठे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। कभी इसके विषय में हमने शायद गौर किया हो ना किया हो। आपको अगले 2 मिनट में सिर्फ मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यह ब्रह्मांड, इसमें असंख्य आकाशगंगाएं हैं, उसमें हमारी आकाशगंगा है, उसमें असंख्य तारे हैं। उन असंख्य तारों में से एक सूर्य है। सूर्य के 9 ग्रह हैं, उसमें से एक पृथ्वी है। पृथ्वी के में करोड़ों करोड़ स्पीशीज हैं जीवों के, उसमें हम एक हैं। और हम हैं क्योंकि हमने चेतना है, और उस चेतना के जड़ में हमारी भाषा है। वो चेतना आई, चेतना से हमारे संवाद की आवश्यकता हुई, और वो जो संवाद है वो भाषा के तौर पर आगे बढ़ा। और उस भाषा के प्रेमी हम हैं, हिंदी भाषा के प्रेमी हम हैं, और इस तरह से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक अत्यंत ही दुर्लभ संयोग है। अगर आप सही मायने में देखें तो ब्रह्मांड में ये एक अनूठा संयोग है कि आज हम सभी भाषा के इस सूत्र से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बड़े मौके का, ऐसे बड़े संयोग का बहुत ही उल्लास के साथ में स्वागत तो होना ही चाहिए। और जैसा योगेश जी ने भी कहा, विश्व जो हिंदी दिवस है, यह हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हम अपनी मातृभाषा का, उसका सम्मान कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर उसका दर्जा दिया था, और उसी दिवस को हम हिंदी दिवस के तौर पर सम्मानित करते हैं। यह मौका ऐसा होना चाहिए जहां पर हम अपने क्षेत्रीयता, जातीयता और अन्य तरह के संदर्भों से ऊपर उठ करके एक मानव के तौर पर एक दूसरे के साथ में जुड़ने का दोबारा से प्रयास करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, दूसरे की बातों को सुनें। और ये जो संवाद है, ये हमें आने वाले समय में कहाँ तक ले जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी के यहाँ पर होने से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। आपके स्नेह प्यार से हिंदी राइटर्स गिल्ड इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, और आपका ऐसा ही सहयोग रहेगा। आपके इस तरह के सहयोग से प्रचार प्रसार जो हो सकता है हिंदी का, उसी उम्मीद को लेकर के, उसी आशा के किरण को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहते हैं। आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत करते हुए धन्यवाद। योगेश जी। चेतना की जड़ में भाषा है और इसी चेतना को जागृत करने के लिए विश्व में बहुत अनेकों संस्थाएं हैं जो कि कार्यरत हैं और उन्हीं में से एक है हिंदी राइटर्स गिल्ड। हमारे देश की परंपरा रही है कि कोई भी कार्यक्रम उसका शुभारंभ जो है वो सरस्वती वंदना से होना चाहिए और हमारे बीच में इस संस्था की स्वर कोकिला हैं मानुषी चटर्जी जी। तो मैं निवेदन करूंगा मानुषी जी से कि वे मंच पे आकर सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए। मानुषी जी। धन्यवाद योगेश जी। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। इस मधुर सरस्वती वंदना के बाद अब मैं आपको लिए चलता हूँ जिस विषय के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और वो विषय है कोरोना काल की चुनौतियों की संभावनाओं में बदलती हिंदी। कोरोना काल की चुनौतियों को संभावनाओं में बदलती हिंदी। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष लगभग कोरोना काल में हमने बहुत दुख सुने, पूरे विश्व ने बहुत दुख सहा है, परंतु दुखों के साथ साथ कोरोना काल जो है एक शिक्षित भी कर गया, पूरे विश्व को शिक्षित कर गया है कि स्वयं की लड़ाई कैसे स्वयं से लड़नी है। और क्योंकि आज विषय हमारा हिंदी ने कैसे किस प्रकार से प्रभावित हुई उस विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे बीच विद्वान जन और विदुषियाँ हैं जो कि अपने अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी आप सबके समक्ष। मैं उनके नाम आपके समक्ष रख रहा हूँ जो आज इस परिचर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सर्वप्रथम श्री आशा बर्मन जी जो कि इस संस्था की माननीय सदस्य हैं और उसके बाद डॉक्टर शैलजा सक्सेना जो नाम परिचय का मोहताज नहीं है, विश्व हिंदी साहित्य से पुरस्कृत और अनेकों साहित्य पुरस्कारों से पुरस्कृत ये व्यक्तित्व है। और इस संस्था के हिंदी राइटर्स गिल्ड के जो संस्थापकों में से एक हैं डॉक्टर आदरणीय श्री सुमन कुमार घई जी जो कि जिन्होंने अपना जीवन जो है इसी में दिन रात में मुझे लगता है कि लगा दिया है साहित्य सृजन में और लोगों की
जो साहित्यिक रुचियां हैं उसको प्रकट करने में आज मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद आएंगे श्रीमती कृष्णा वर्मा जी। कृष्णा वर्मा जी कुछ तकलीफ़ों में हैं, फिर भी उनका कुछ ऑपरेशन हुआ, पर उसके बावजूद जो साहित्य के प्रति उनके मन में एक लगन है, एक आस्था है, वो यहाँ आई हैं और अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। और अंत में डॉक्टर वंदिता सिन्हा जी जो अपने विचार इस परिचर्चा में रखेंगी। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय आशा वर्मन जी को कि वे मंच पे आएं और कोरोना काल की चुनौतियों की को संभावनाओं में बदलती हिंदी पर अपने विचार प्रस्तुत करें। और आपने तालियों की कंजूसी नहीं करनी है, सबका हौसला अफजाई करनी है। धन्यवाद। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी रोम रोम से मानो सुधा स्रोत से बहते हैं। सब कुछ हो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। तो शीर्षक आपने सुना, कोरोना काल की चुनौतियों को संभावनाओं में बदलती हिंदी। कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत कष्ट सहे 2-3 साल, लेकिन इसके साथ ही हम ये देखना चाहते हैं हिंदी की कैसी स्थिति रही। ये एक ऐसा समय था कि हमारी जीवन प्रणाली ही परिवर्तित हो गई थी, लेकिन उस समय सारे कष्टों के बीच एक आशीर्वाद के रूप में हमें मिला जूम और गूगल मीट, जिसके सहारे हमने अपनों से संपर्क स्थापित किया। और ये तो सबको पता, उस समय पढ़ाई ऑफिस के काम भी जूम से ही हो रहे थे। और उसी समय कई संस्थाओं ने सोचा हम अपना काम क्यों बंद करें। जूम के माध्यम से कई प्रकार की गतिविधियां आरंभ हो गई, तो हिंदी को उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। वो वही हुआ कि वो उस चुनौती को हम लोगों ने संभावनाओं के रूप में लिया और हिंदी प्रभावित ही नहीं हुई, हिंदी को बहुत लाभ हुआ। किस प्रकार, ये आपको प्रमाण सहित मैं बताना चाहती हूँ। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, हमारी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में कोरोना काल की चुनौतियों को हिंदी प्रेमियों ने संभावनाओं में बदला, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन तकनीकी साधनों से बहुत सारी नई गतिविधियां आरंभ हुई। हरीश नवल जी के अनुसार कोरोना काल हिंदी के लिए एक अत्यंत उत्पादक समय रहा है, जिसने विभिन्न प्रकार के कई देश मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार में अनायास ही सहयोग करने लगे। हिंदी राइटर्स गिल्ड ने भी इस दृष्टि से बहुत सहयोग किया है, बहुत कार्य किया है। ऐसा लग रहा था एक समय में इतनी सारी गतिविधियां होने लगी कि लगता था कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई हो। भारतवर्ष के केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी ने वैश्विक हिंदी परिवार की परिकल्पना की, केवल कल्पना ही नहीं की, उसको कार्यान्वित भी किया। उनकी प्रेरणा से वैश्विक हिंदी परिवार की स्थापना हुई, जिसमें प्रत्येक रविवार को सुबह 2 घंटे तक, वहाँ तो शाम को होती है, यहाँ पर सुबह होती है, तो 2 घंटे तक सारे विश्व के हिंदी साहित्य से संबंधित कई विद्वान, कई शोधार्थी और हम लोगों के जैसे हिंदी प्रेमी उसमें जुड़ते हैं। और मैंने कोशिश की है कि यथासंभव मैं हर मीटिंग में उसमें शामिल होती रही। और उसमें कहानी, कविता, लघु कथा, नाटक, हिंदी की सारी विधाओं पर समय समय पर चर्चा हुई। ये कई दृष्टिकोण से चर्चा हुई और उसकी समीक्षा की गई। इस संस्था के कार्यक्रम अब 150 से भी ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो खुले मन से विवेचना करते हैं और उसमें कोई भी जा सकता है।
अनिल जोशी जी ने एक मीटिंग में यह भी कहा कि कोरोना कष्ट का समय तो था, लेकिन लोगों ने उस अवसर का अच्छा लाभ उठाया। अब किसी ने उपन्यास लिखे, बहुत सारी रचनाएं हुई, बहुत सारी पुस्तकें छपी, प्रकाशित हुई, विमोचन हुए और उसके साथ ही उनकी समीक्षा भी की गई। तो सारी दुनिया को पता चल रहा था कि कितनी सारा, मैंने हम लोग को पहले नहीं मालूम था कि इंडिया में या अमेरिका में या इंग्लैंड में हिंदी में क्या रचनाएं हो रही हैं, पर अब हम लोगों को सब उसके साक्षी बन गए कि क्या हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है इत्यादि। और इससे विदेश में रहने वाले जो लेखक हैं उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिली। अच्छा, इसके बाद आभासी मंच में केवल साहित्य की चर्चा नहीं हुई, इसमें यह भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई कि विदेशों में रहकर हम अगली पीढ़ी को हिंदी कैसे पढ़ाएं। और कितने विद्वान जो कि विभिन्न देशों में, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, उन लोग किस प्रकार हिंदी पढ़ा रहे हैं, कई नई तरीकों से पढ़ा रहे हैं। कई ने ये भी कहा कि हम लोग हिंदी फिल्मों के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, उनके गानों के माध्यम से, क्योंकि उससे यहाँ के बच्चे परिचित हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ जिससे हम लोग सब संबंधित हैं कि विदेशों में प्रवासी साहित्य जो पहले लिखा जाता था उसको भारत में इतनी मान्यता नहीं मिली थी। सो इन मंचों के कारण मैंने भारत के लोगों को ये समझ में आया कि विदेश में जो हिंदी में कहानी, कविता इत्यादि लिखते हैं उनका स्तर कैसा है। और अनिल जोशी बार बार कहते हैं कि उनका स्तर भारत के लेखकों से किसी भी रूप में कम नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अब हम लोगों को तो मालूम है, जैसे शैलजा जी को और भी कई विदेशी लेखकों को अभी इतना बड़ा सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भारतवर्ष की ओर से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये संभव तभी हुआ क्योंकि कोरोना काल से सारे देशों को पता चला कि यहाँ हमारे सभी विदेश में लोग कितना अच्छा लिख रहे हैं। यहाँ तक कि एक और बड़ी बात कही उन्होंने कि बात ये है कि केवल ये नहीं कि अच्छा लिख रहे हैं, बल्कि कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि भारतवर्ष में नहीं है। यहाँ के लोग सच को सच कहने से हिचकते नहीं हैं, उनकी रचनाओं में एक तरह की मुक्ति की भावना है। और दूसरी एक और बात है कि भारतवर्ष में जो भौगोलिक स्थिति या सामाजिक स्थिति, उससे हम लोग की स्थितियाँ अलग हैं। तो हम लोग जो सोचते हैं और हम लोग जिस तरह से लिखते हैं वो भारतवर्ष में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि ये भी कहा गया कि अमेरिका का लिखा हुआ और कनाडा के लोगों का लिखा हुआ और इंग्लैंड के लिखा हुआ भी फर्क है। तो भारतवर्ष से तो भिन्न होगा ही, इसलिए हम लोगों के साहित्य को बहुत महत्व मिला। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि लोगों के साहित्य की इतनी चर्चा हुई कि शैलजा जी ने दूरदर्शिता का काम किया, घई साहब ने और शैलजा जी ने मिलके हमारे कनाडा के सारे लेखकों को की रचनाओं को एकत्रित करके गद्य और पद्य की 2 पुस्तक प्रकाशित की। गद्य की पुस्तक का नाम संभावनाओं की धरती और कविता की पुस्तक का नाम था ये सपनों का आकाश। और ये दोनों पुस्तकें विश्व रंग में 2020 में वहाँ पर भारतवर्ष में उसका विमोचन किया गया संतोष चौबे जी के द्वारा। और यही नहीं, बाद में इसको इतनी मान्यता मिली कि उसको भारत की सरकार के द्वारा, केंद्रीय संस्थान के द्वारा 5000 प्रतियों का प्रकाशन किया गया। और वो वहाँ की भारतवर्ष में जगह जगह पर वो पुस्तकें हैं कनाडा की रचनाकारों की। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आजकल भारतवर्ष में विदेशी लेखकों पर शोध किए जाने की बात चल रही है, तो उन लोगों को कितनी सहायता मिलेगी सारी रचनाओं को एक जगह पर देखकर। अच्छा, केवल अभी हमने शिक्षण की बात करी, वैश्विक परिवार और भी कई आभासी मंचों में एक और विषय पर चर्चा हुई। भारतवर्ष में बालेंदु जी एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं उच्च पद पर। उन्होंने एक बहुत सुंदर एक तरीका निकाला कि आभासी मंच में उन्होंने हिंदी में एक्सेल, वर्ड इत्यादि सभी माइक्रोसॉफ्ट की जितनी सॉफ्टवेयर है उनको सब हिंदी में एक्सप्लेन किया। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इतनी इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन उनको भी लाभ हुआ। और दूसरी चीज़ ये, अभी थोड़े दिन पहले पावर पॉइंट के ऊपर राजेश कुमार जी ने बहुत बड़ा
एक बहुत सुंदर प्रस्तुति की, ये बताने के लिए कि किस प्रकार हम लोग हिंदी में मैंने पावर पॉइंट की प्रस्तुति कर सकते हैं। तो इस तरह एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हुआ 3 हफ्ते पहले। तो इससे क्या हुआ कि अब हम लोगों को केवल ये माइक्रो बने हम लोग को तकनीकी नॉलेज हुआ, ये बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इससे ये भी पता चलता है कि हमारी हिंदी इस बात में इतनी समर्थ है कि उसमें तकनीकी शब्द पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि कैसे उन्होंने समझाया। और दूसरी बात ये, हमारी हिंदी भाषा कितनी समर्थ है, उससे ये पता चलता है। और एक और लाभ हुआ कि कितने ऐसे प्रसिद्ध हिंदी के लेखक जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अब उनसे हमने साक्षात्कार उनका देखा, उनकी बातचीत सुनी, उनकी रचनाओं की समीक्षा देखी। जैसे नरेंद्र कोहली जी, ज्ञान चतुर्वेदी जी, सूर्यवाला जी, चित्रा मुग्दल जी, हम लोग बचपन से उनकी कहानियाँ पढ़ते रहे और उन विद्वानों को हम लोगों ने सुना, उनके मन की बात सुनी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उनसे और अधिक परिचित हुए, उनके जीवन के बारे में जाना। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात आपको बताएं कि विदेशों में रहकर कितने विद्वान ऐसे हैं जो कि विदेशी है, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखी, इतनी सीखी कि उन्होंने PhD किया और अपने वहाँ पर विदेशों में पढ़ाया हिंदी। आपको एक उदाहरण देते हैं, जापान के एक मिजो कामी जी हैं, हर रविवार को वो वैश्विक हिंदी परिवार में आते हैं और वो केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी, बंगला, पंजाबी सभी भाषाओं के जानकार हैं। उनकी मुंह से हिंदी सुनकर इतना अच्छा लगता है, उच्चारण इत्यादि। बहुत खुशी होती है कि आजकल हिंदी भारत में कई जगह पर उपेक्षित हो रही है, अब विदेशों में उन लोग उसको इतना सम्मान दे रहे हैं। वो सब देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि वैश्विक हिंदी परिवार है, उसी प्रकार वातायन UK से दिव्या माथुर जी चलाती है, उसमें भी भारत की संस्कृति का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। केवल साहित्यिक विधाएं नहीं, लोकगीत इत्यादि भी वहाँ पर मैंने बताए जाते हैं कि कितने मतलब भारतीय भाषाओं की अच्छी चर्चा होती है। उसके पश्चात और 2 एक बातें हैं। एक ही कोरोना काल में हिंदी राइटर्स गिल्ड ने बहुत सारी ऑनलाइन गोष्ठियाँ की, फेसबुक लाइव किया, इसमें यहाँ के रचनाकार, उनके साथ भारतवर्ष के विद्वान भी जुड़े। तो इससे उन लोगों को भी लगा कि यहाँ के लोग अच्छे ही दिखते हैं। तो मतलब हम लोगों की जो विदेश में रहने वाले जो जितने लेखक हैं, उनकी एक अस्मिता बढ़ गई और उनके जैसे सब लोग उनको पहचानने लगे। और जब से और एक आपको और अच्छी बात बताएं कि इतना उन लोगों ने भारतीय साहित्य, भारत में इतना विदेशी साहित्य का सम्मान किया गया कि वहाँ के पाठ्यक्रम में हमारे रचनाकारों की कहानियाँ हैं। शैलजा जी की कहानी और भाई साहब की कहानी वहाँ के पाठ्यक्रम में है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और सितंबर 21 में आभासी मंच के द्वारा काव्य का महायज्ञ आरंभ हुआ। बहुत लंबा हो गया पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। विश्व रंग कनाडा में हम लोगों के कनाडा के भी कई कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी और तभी वो हमारी पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। और इसके साथ ही एक ये हुआ था लगातार काव्य का महायज्ञ, जिसमें कि कनाडा के हर व्यक्ति ने आधे घंटे तक अपनी रचनाएं पढ़ी। और ये इतना संगठित, इतना सुंदर प्रयास था कि विश्व में ये प्रथम आयोजन था जिसको विश्व कीर्तिमान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। प्रसन्नता की बात है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इन वैश्विक मंचों से, वैश्विक हिंदी परिवार, वातायन और भी अन्य से जुड़ी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सचमुच ही कोरोना की चुनौतियों में हिंदी भाषा पहले से कहीं अधिक समर्थ हो गई है
और विदेशों में रहने वाले हिंदी के लेखकों की स्थिति भी भारतवर्ष में बहुत अधिक पहले की अपेक्षा सम्मानित हो गई है। तो इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी हिंदी पहले से अधिक समर्थ, अधिक सम्माननीय है और हमको इसका बहुत गर्व है। और हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड इस दिशा में जितना भी कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय है। धन्यवाद आशा वर्मन जी, बहुत खूबसूरत विचार आपने प्रस्तुत किए। कोरोना काल की जिन परिस्थितियों में हिंदी ने अपने आप को निखारा और चुनौतियों को स्वीकार किया और उनसे लड़ी, पर ये बड़ा सुखद आपसे पता चला कि हिंदी प्रगति की ओर अग्रसर है। और कोरोना काल में जो एक और बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हिंदी जो हम वार्ता है ये हमारे सिर्फ इस बंद 4 दीवारों के ही भीतर सीमित है। इसे सुनने वाला कोई बाहर नहीं है। ये अब जाएगी मीडिया के माध्यम से। पर कोरोना काल में जब आप घर के अंदर थे तो हिंदी जो है वो गांव घर घर तक पहुंची, सबने सुना। समय भी था और ऐसा माध्यम आ चुका था तकनीकी का कि हिंदी का प्रचार प्रसार हर घर में हुआ। एक कवि सम्मेलन कहीं हुआ, उस कवि सम्मेलन को देखने के लिए उस कवि के घर के सदस्य भी थे और वो जहाँ थे अपनी सुविधा के अनुसार बैठे थे, वो सब देख पा रहे थे। ये एक बड़ा ही अच्छा कार्यकाल के दौरान जो हिंदी के लिए अच्छा हुआ, ये मैं मानता हूँ। अब आशा जी के बाद इस संस्था की रीढ़ और हिंदी राइटर्स गिल्ड की संस्थापिका सदस्या डॉक्टर शैलजा सक्सेना, जो कि कई कार्यक्रमों में और कई चीज़ों में व्यस्त रहती हैं, वो इस समय हमारे बीच में हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ और आज के इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। शैलजा। धन्यवाद योगेश जी। आप सभी लोगों को देखकर इतना अच्छा लग रहा है। नमस्कार। आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत हो चुका है। दोबारा से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हर एक से गले मिल के स्वागत करते हैं। इतनी अच्छी बात है कि हिंदी दिवस को मनाने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हम सब लोग अपने अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर आए। यही हिंदी की शक्ति है, यही हिंदी की संभावना है, यही हिंदी की कार्य प्रणाली है। आशा दी ने अभी बहुत विस्तार में आप लोगों को बताया कि तकनीक की सहायता से किस तरह से कोरोना काल में हम लोग हिंदी की बाह पकड़कर जैसे उस कठिन समय को पार कर सके। भवसागर में पार करने के लिए राम का नाम होता है। उस अकेलेपन के समय में तकनीक का हाथ और हिंदी का हाथ पकड़ करके हम वो कठिन समय पार कर सके, जिसके बीच हर व्यक्ति का परिवार उस कठिनाई को झेल रहा था। अभी बहुत सुंदर बात कही योगेश जी ने कि एक आदमी बोलता है तो उसका परिवार जहाँ जहाँ बैठा होता है वो उसको देख सकता है। इसी बात पे मुझे ध्यान आया जो मैंने नहीं बोलने की सोची थी। मैंने सोचा था कि मैं सबको सुनने के बाद जो 2-4 लाइनें बोल के कहूँगी हाँ जी मैं सबसे सहमत हूँ, बात खत्म। तभी एक बात पे ध्यान आ रहा है कि मम्मी बैठी थी दिल्ली में और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे और वो हर कार्यक्रम में जूम के सहारे से जुड़ती रही और वो हर कार्यक्रम देख सकी, हर कार्यक्रम को सुन सकी और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करते थे कि और क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे जब घर परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग नहीं जा सकते घर से बाहर, और कोरोना काल के समय में तो विशेष रूप से, वैसे भी कई बार नहीं जाना चाहते, बड़ी सभाओं में नहीं जाना चाहते, लेकिन जूम के माध्यम से वो अपने घर के वातावरण से ही देख सकते हैं। इस दुनिया के हर कोने से लोगों ने उस तकनीक की बाह पकड़ी, उन्होंने हिंदी की बाह पकड़ी और एक तरीके से ऐसा लगा कि मैं अकेला ही चला था मंजिले का जानिब, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक बड़ा कारवां जो दिखाई दिया, हम लोग बड़ी
बड़ी बातें करते थे, हिंदी को विश्व भाषा बनाएंगे, हिंदी को ये करेंगे, हिंदी को वो करेंगे, लेकिन हमारे सामने तकनीक होते हुए भी हमने कुछ नहीं किया था खास। 2020 की बात है, मैं दिल्ली में थी, बड़े कार्यक्रम में थी और उसके बाद कोई और कार्यक्रम होने वाला था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा रोचक विषय है, मैं भी जुड़ना चाहूँगी, लेकिन कैसे, मेरे तो टिकट है अभी जाने का वापस भारत। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये हम केवल स्थानीय स्तर पे ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप जूम से भी कर सकते हैं, अब तो बच्चे भी कई बार पढ़ते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो सकता। ये जनवरी 2020 की बात है। मार्च 13 में लॉकडाउन लगा और उसके बाद से जो जूम की बात, मुझे ध्यान है अप्रैल 19 को, उसी साल के 2020 में अनूप भार्गव जी ने अमेरिका से कार्यक्रम किया था, वो हमारे प्लेटफॉर्म से किया गया था, हमारे पास जूम बहुत समय से था, तो उस प्लेटफॉर्म पे किया गया। वो 5.5 घंटे कवि सम्मेलन चला था जिसमें 70 कवियों ने भाग लिया था और अशोक चक्रधर जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मतलब ये हालत हो गई, 5.5 घंटे। ये पहला कार्यक्रम था 19 अप्रैल 2020 को, और उसके बाद तो फेसबुक, यूनिवर्सिटीज़, गांव, गलियां, छोटे कस्बे, सब जगह से कार्यक्रम, इतने विश्वविद्यालय, इतने फेसबुक के लोग, इतने ब्लॉग्स पे लोग, इतने सारी संस्थाएं, और उसके बाद भी बनती चली गई हैं। और अभी भी व्हाट्सएप पर मतलब महिलाओं की संस्था, पुरुषों की संस्था, सबके मिले जुले जाने क्या क्या, इतनी सारी संस्थाएं कि अब आदमी को लगता है क्या सुने क्या छोड़े। संभावनाओं के बीच यहाँ से चुनौती शुरू होती है कि हम तकनीक को पकड़ते पकड़ते आदमी का हाथ न छोड़ दें। ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, क्योंकि हम सब इतने आभासी मंच के इतने ज़्यादा अभ्यस्त ना हो जाएं। उस समय में जो चुनौती थी वो थी, लेकिन आज के समय में भी ये आवश्यकता है कि हम केवल तकनीक में, हम कवि सम्मेलन तकनीक पे हम विचार विमर्श न करते रहें, बल्कि एक ठोस कुछ काम भी कर सकें। संभावनाओं में भी चुनौती छुपी होती है, क्योंकि वो संभावना है, वो यथार्थ नहीं बना। तो हिंदी की में संभावनाएं हैं, ये दिखाई देता है। पत्रिकाएं शुरू हो गई, एक पत्रिका शुरू हुई है अनन्या, जो न्यूयॉर्क की कौंसलावास से शुरू हुई, और उसको अनूप भार्गव जी चला रहे हैं। और इस समय 12 देशों से अनन्या निकल रही है, केन्या से निकल रही है, रूस से निकल रही है, उज़्बेकिस्तान से निकल रही है। ये वो जगह थी जहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि कोई हिंदी बोलने पढ़ने वाला होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातचीत हो रही है, कहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है क्या, लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती ये है इन संभावनाओं को हम किस तरीके से यथार्थ बनाएं। इतने बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो इतने सारे लोग हैं, उन सबको हम कैसे, सबके अहम को संतुष्ट करते हुए, हम सबके भीतर बहुत बड़ा अहम है, किस तरीके से हम सबके अहम को संतुष्ट करते हुए भी उसी एक विषय पर, उसी एक दिशा में आगे बढ़ते रह सकें। हर कोई चाहता है कि वो लीडर हो, हर कोई चाहता है कि उसके एक उसका बड़ा नाम हो, लेकिन अगर उनसे बोलो कि भाई पढ़ा क्या है, बोलने का क्या है, तो लोगों को कहते हैं कि भाई समय नहीं है उसके लिए। बात सही है, समय नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं मतलब समझेंगे उस चीज़ को, तो आप समस्या का समाधान करने के लिए नेता कैसे बनेंगे। किसी भी क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में हो। अगले महीने 3 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यूके में, भारत और यूरोपीय भारतीय हिंदी अधिवेशन हो रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं जगह जगह से, और उसमें इतनी समस्या ये होती है कि जिसको पेपर पढ़ने के लिए दिया भी जा रहा है, पेपर पढ़ेगा कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, उस चुनौती में जो संभावना दिखी, सबको बोलना है तकनीक पे, तकनीकी मतलब माध्यम है, इस फेसबुक पे बोलना है, इस जूम पे बोलना है, लेकिन फिर आप अपने आप को दोहरा रहे हैं, रिपीट इतना कर रहे हैं, फिर आप सुनना शुरू करते हैं जो श्रोता है। तो इसका एक हर चीज़ का जैसे सही पहलू है। मैं इसलिए दूसरी तरफ आ रही हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी वाली बातें बोली हैं, थोड़ी सी मैं कड़वी वाली बातें बोल लेती हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। तो हम अगर अपने आप को बार बार दोहराएंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे, तो हमारे श्रोता भी हमसे कट जाएंगे। जैसे ही चैनल खोला, सुना अच्छा ये तो पहले भी बोल चुके हैं, बंद करो, काम चलो। अच्छा बहुत लंबा हो जाए तो मुश्किल, कि कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो जाए तो इसमें तो होगा पॉइंट्स ही नहीं बोले,
तो ये है सूली ऊपर नट विद्या गिरे तो ठाम नाई। ये हालत है तकनीक की भी और हिंदी की भी। अच्छी बात यह है कि आज भारत सरकार हिंदी को इतना बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री जी हर जगह हिंदी में बात करते हैं। हिंदी का सम्मान लौटाना ज़रूरी है। हिंदी का सामान तो ऐसे ही जुट जाएगा। तो ये बड़ी बात है। हम अपने आप में ये महसूस करें कि हम हिंदी के सिपाही हैं। नेता बने कि नहीं, सिपहसालार बने कि नहीं, कमांडर बने कि नहीं, हम एक छोटे से अदना से, और हमारी संस्था भी छोटी सी है, हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग एक छोटे छोटे से क्षेत्र में, छोटे छोटे से तालाब में ही कह सकते हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस तालाब का पानी साफ कर लिया, उस पर गर्व किया, हम कुछ काम कर सके तो हिंदी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हमारी सारी अपेक्षाएं सरकारों से होती हैं, हमारी अपने से अपेक्षा कुछ नहीं होती। हमारी सारी अपेक्षाएं संस्थाओं से होती हैं, हमसे हमारी अपनी अपेक्षा कुछ नहीं होती। हमारी सारी अपेक्षाएं उस संस्था के, देश के प्रधानमंत्री से, संस्था के लीडर से होती हैं। हमारी से अपनी अपेक्षाएं कुछ नहीं होती। मित्रों, ये समय है कि अपने भीतर की संभावनाओं को देखें। मित्रों, ये समय है कि अपने भीतर हिंदी के लिए समर्पण की संभावनाओं को खोजें। मित्रों, ये समय है कि अपने भीतर उन संभावनाओं को यथार्थ बनाने की चुनौती को स्वीकार करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। समय कम है, जीवन में अनेक व्यस्तता है, लेकिन महीने में 2 घंटे 4 घंटे अगर हम कुछ कर सकते हैं, लिखना नहीं ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जैसे हम लोग बाहर देखते हैं, पहले भी बहुत बार बात हुई कि जैसे मेन्यू कार्ड्स आते हैं रेस्टोरेंट्स में, उनमें हिंदी में भी लिखा होना चाहिए। चाइनीज़ वाले लोग तो चाइनीज़ में भी लिखते हैं, तो अंग्रेज़ी के साथ अगर हम हिंदी में लिखते हैं, अगर हम कोई लाइब्रेरीज फॉर्म्स बनाती हैं, उनमें अगर हम हिंदी में भी उसका अनुवाद करवा के दे सकें। हॉल्टन की सरकार को भी मैंने भेजा, किसी ने हिंदी में लिखा, विद्या जी ने वो भेजा था, उसका कोई भी शब्द सही नहीं था क्योंकि उसका फॉन्ट सारा गलत था। और वो कहाँ पे उन्होंने बोर्ड बाहर लगा के रखा था। तो हॉल्टन वालों को फ़ोन करके मैंने कहा कि मैं निःशुल्क अनुवाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर शब्द गलत है इसका। उन लोगों ने दोबारा पलट के फ़ोन नहीं किया मुझे तो किसी को पैसे दे चुके होंगे। लेकिन मैं भी, मतलब ये 2 हफ्ते पहले की बात है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। सरकारी काम में देर लगती है हर जगह। तो जहाँ जहाँ आपको कुछ भी संभावनाएं दिखती हैं, अपने अपने स्तर पर हम लोग काम करें। लेकिन समर्पण तभी होगा जब हम घरों में हिंदी बोलें, मित्रों से हिंदी में बात करें, और आपस में भी हिंदी को में बात करते हुए गर्व अनुभव करें। सबसे बड़ी बात होती है, अरे इतनी कठिन हिंदी है, सिर पे से निकलने। ये बहुत ही झूठी और गलत बात है। इससे बड़ी झूठ हो नहीं सकता। अंग्रेज़ी जैसे डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स, अंग्रेज़ी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलते हुए अगर हमारी ज़बान में ज़रा से भी लोच नहीं, मतलब परेशानी नहीं होती, तो हिंदी के सामान्य शब्दों में बोलने में क्या आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन हमने एक आइडिया बना लिया, इमेज बना ली, उस इमेज से हम बाहर निकलना चाहिए। तो ये बंदी बनाई कंडीशनिंग्स जो है ना, जो पहले की कंडीशनिंग थी, अंग्रेज़ी बोलेंगे तो ही, अंग्रेज़ी तो हम जानते ही हैं, हम लोग को इतने कमज़ोर लोग थोड़ी हैं। हम लोग तो कई भाषाओं को जानने वाले लोग हैं। भोजपुरी जानेगा, बंगाली जानेंगे, हिंदी जानेंगे, अंग्रेज़ी जानेंगे, तो हम लोग कमज़ोर लोग नहीं हैं। लेकिन हर जगह पर एक ताकत दिखाने की ज़रूरत होती है। हिंदी वालों के साथ हिंदी में बात करें, सारी संभावनाएं यथार्थ बन जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी के ओजस्व भरी आपने अभी बातें सुनी कि हिंदी के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा एक बार फिर से इनके लिए तालियां बजाई जाएं। हिंदी जिस प्रकार से, आज मैं नहीं कह सकता कि हिंदी के लिए कहीं थोड़ा सा सम्मान बढ़ रहा है, और उस सम्मान को बढ़ाने के लिए आप जैसे ही कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यहाँ आने से घर परिवार में जो एक नई पौध बढ़ रही है, उनका भी कहीं ना कहीं रुचि जो है वो इस ओर जाती है कि मेरे माँ बाप या मेरे भाई लोग कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं और किस भाषा में वो के लिए जा रहे हैं। तो उनके प्रति एक कहीं ना कहीं उस भाषा के प्रति उनका प्रेम अवश्य ही बना रहता है।
और अब मैं इसके बाद जो है आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुमन कुमार घी जी को, जो कि हिंदी के लिए बहुत लंबे समय से, मैं समय बता ही नहीं सकता, बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं। वे खुद ही आके हिंदी के विषय में आपके समक्ष अपने विचार रखें। आदरणीय सुमन जी। शैलजा और आशा जी के बाद मेरे लिए तो सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। और चुनौती ये है कि उन्हीं बातों को दोहराऊं। लेख की शैली में है तो लेख की तरह भी पढ़ूंगा। आज का विषय कोरोना काल की चुनौतियों की संभावनाओं में बदलती हिंदी। मानव के लिखित इतिहास में हर काल में अनेक महामारियों की चर्चा हुई है। बहुत सी सभ्यताएं इन महामारियों की भेंट चढ़ गईं और जो इनके प्रकोपों से बच भी पाई, उनकी जीवन शैली बदल गई। इतिहास में जब प्लेग का संदर्भ आता है तो गांवों के खाली होने की बात आती है। यूरोप के इतिहास में प्लेग से ग्रसित गांवों को आग लगाकर नष्ट करने के उदाहरण मिलते हैं। जलपोतों को बंदरगाहों में जला देने की घटनाएं भी दर्ज की गई। प्राचीन काल में जब उपचार के साधन कम थे तो बचाव का एकमात्र साधन रोगियों से दूरी बना लेने का होता था। अगर विचार किया जाए तो ऐसा ही हमने कोरोना काल में किया और हमें देखने को मिला और हमने भोगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चलते महामारी के प्रभावों को, उपचार के अभाव को हम देख और समझ रहे थे। परिणाम स्वरूप समाज बदल रहा था और महामारी के दौरान और महामारी के बाद के अंतर को हम अब भी जी रहे हैं। समाज का यथार्थ ही साहित्य का में प्रतिबिंबित होता है। चाहे यह साहित्य किसी भी भाषा, काल, देश में लिखा जाए, हिंदी कोई अनूठी भाषा नहीं है और इस पर भी प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे बात तकनीकी की बहुत हुई है तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी की बात करता हूँ। इस वर्ग में सोशल मीडिया और इंटरनेट हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना काल से पहले सोशल मीडिया और इंटरनेट उपलब्ध नहीं थे। वास्तविकता है कि इनका प्रयोग केवल युवा वर्ग ही अधिकतर कर रहा था। यह वर्ग सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हिंदी को देवनागरी लिपि में की बजाय रोमन में ही लिखता था। ऐसा करने का प्रभाव शब्दों के उच्चारण में दिखाई देने लगा था। देवनागरी लिपि का प्रयोग अधिकतर हिंदी के गुण प्रेमी ही करते थे। कोरोना काल में हिंदी पाठकों और लेखकों के लिए एक कमी थी जो उन्हें खलती थी। हिंदी लेखकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पहले से उपलब्ध हिंदी और देवनागरी के कीबोर्डों का प्रयोग करना आरंभ किया और यह लोकप्रिय होना आरंभ हो गया। कुछ हिंदी प्रेमियों ने तो वॉइस टू टेक्स्ट की सुविधा को भी अपनाया। इस तरह से हिंदी अपने असली स्वरूप देवनागरी में सोशल मीडिया में प्रचलित होने लगी। कोरोना काल के दौरान पूरा समाज लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बंद हो गया। मानव सामाजिक प्राणी है और वह प्रत्यक्ष समाज में रहना चाहता है। यहाँ पर भी सूचना तकनीकी ही काम आई। प्रत्यक्ष रूप से मिलने पर प्रतिबंध था तो आभासी दुनिया में स्वतंत्रता थी। लेखकों को श्रोता चाहिए थे और श्रोता लेखकों से रचनाएं सुनना चाहते थे। देखते देखते गूगल मीट, जूम जैसे माध्यम लोकप्रिय होने लगे। इंटरनेट पे इतनी अधिक साहित्यिक गोष्ठियाँ होने लगीं कि सभी में उपस्थित रह पाना असंभव हो गया।
हिंदी के वो लेखक जो अभी तक केवल किताबों में पढ़े जा सकते थे या कभी कभार किसी सम्मेलन या संगोष्ठी की वीडियो में दिखाई देते थे, और वह हर सप्ताह घर घर में हर लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। इस माध्यम का हिंदी साहित्य को बहुत लाभ मिला। प्रवासी साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के मुख्य धारा के साहित्यकारों, आलोचकों और प्रकाशकों को भी अनेक देशों के स्तरीय प्रवासी साहित्यकारों से परिचित होने का अवसर मिला। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होना संभव नहीं था। भारत में केवल वही प्रवासी साहित्यकारों को साहित्यिक वृत्तों में जाना जाता था जो हर वर्ष भारत जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। दूरगामी देशों में के हिंदी लेखकों के लिए प्रतिवर्ष भारत जाना व्यवहारिक नहीं था। इंटरनेट के माध्यम से भारतीय हिंदी विद्वानों और प्रवासी हिंदी विद्वानों में निरंतर साप्ताहिक विमर्श के अनेक कार्यक्रम आयोजित होने आरंभ हो गए, जो अब भी उसी प्रकार चल रहे हैं। अगला वर्ग है प्रसारण। प्रसारण जगत में हिंदी की स्थिति सीमित थी। कोरोना काल में साहित्यकार और प्रसारण तकनीकी के ज्ञाता भी घरों में बंद थे। अपने एकांत का लाभ उठाते हुए YouTube पर हिंदी चैनलों की बाढ़ सी आ गई। प्रसारण जो पहले केवल दूरदर्शन या आकाशवाणी तक सीमित था, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रसारित होने लगा। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई सीमा नहीं, किसी का अंकुश नहीं। विश्व भर में हिंदी साहित्यकारों, पाठकों ने इस माध्यम को अपना बना लिया। अब हिंदी साहित्य वैश्विक मंच पर न केवल पढ़ा जाता था, और सुना भी जा सकता था। हर वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई सम्मेलनों, संगोष्ठियों का आयोजन होता है। कोरोना काल से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रवासी साहित्यकार इनमें प्रतिभागी नहीं बन सकते थे। जो प्रत्यक्ष रूप से भारत में उपस्थित होते थे वही स्वीकार्य थे, परंतु कोरोना काल से प्रथा सदा के लिए बदल दी गई। भोपाल से होने वाला विश्व रंग सम्मेलन उत्सव इसी का उदाहरण है। विश्व भर के प्रवासी साहित्यकार इसमें अपने अपने देशों का कई घंटों का कार्यक्रम रिकॉर्ड करके उपलब्ध करवाते हैं, जो इस वैश्विक मंच से प्रसारित होता है। अगला वो वर्ग है साहित्य के नए विषय। जैसा कि पहले मैंने कहा, साहित्य समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्यकार ही इतिहास को साहित्य में बुनता है। कोरोना काल के भाव पक्ष को समझने के लिए इस आपदा के संदर्भ में लिखे हुए साहित्य को युगों युगों तक पढ़ा जाएगा और इस पर विमर्श भी किया जाएगा। इंग्लैंड के साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा का मत था कि लेखकों को आपदा टल जाने के बाद लेखन करना चाहिए। मेरा मत था कि आपदा के दौरान लिखा गया साहित्य और बाद में लिखे गए साहित्य में अंतर होगा, और ऐसा देखने में आ भी रहा है। भावों को प्रस्तुत करने के लिए नई शब्दावली भी प्रकट हुई। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों ही हिंदी में अपनाया जा चुका है। उदाहरण के लिए क्वारंटीन, लाइनअप, मास्क, जो कि मुखौटे से सर्वथा भिन्न है। अंत में यह कहूँगा कि कोरोना की चुनौतियों को हिंदी लेखकों ने स्वीकार किया। जीवन और साहित्य की नई संभावनाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ये थे श्री सुमन कुमार घई जी, जिन्होंने हिंदी की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्रीमती कृष्णा वर्मा जी को कि वे मंच पे आएं और अपने विचार इस विषय पर रखें। श्रीमती कृष्णा वर्मा जी, अब जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ।
धन्यवाद योगेंद्र जी। अब सही मायने में अब कुछ भी नहीं बचा है सुमन जी की। ओके, मैंने लेख की तरह जो लिखा था उसको प्रस्तुत तो जरूर करूंगी, लेकिन घूम फिर के वही सब बातें होंगी। काल परिवर्तन का माध्यम होता है, इसलिए कभी युद्ध के माध्यम से तो कभी महामारियों की मार से समय समय पर सदा ही बदलाव देखने को मिला है। सन 2020 में पूरा साल कोरोना काल के गाल में समा गया। इससे अभी निपट भी नहीं पाए थे कि 21 में दूसरी लहर आई और बहुत से लोगों को अपने लपेट में ले गई। संसार एक नई जंग के दहलीज पर खड़ा था जिसने जीवन का व्याकरण ही बदल दिया। ये सदी का ऐसा भयानक युग था जिससे लड़ा नहीं, केवल मरा जा सकता था। ना चाहकर भी हर आदमी आत्म केंद्रित होता चला गया। ईश्वरीय विधान है, सब समय जब करवट लेता है तो अपना अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव छोड़ता है। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया तो कुछ पाया भी। जैविक आपदा के कहर में कितने ही साहित्यकार कोरोना की भेंट चढ़ा दिए। ऐसे भयानक काल में मात्र साहित्य ही था जिसने हमें जिलाए रखा। साहित्य जीवन की व्याख्या है, जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, और दुनिया में जो भी कुछ होता है उससे सबसे अधिक असर एक रचनाकार और एक नाटककार पर होता है। 2021 में जब पत्रिकाएं लगभग बंद थी, 2021 में जब लगभग पत्रिकाएं बंद थी और प्रिंटिंग व्यवसाय ठप हो गया था, एक मिनट प्लीज, अखबारों की बिक्री दम तोड़ चुकी थी। महामारी में लोग उलझे हुए थे। ऐसे में साहित्य ही ऐसा अमृत था जो व्यक्ति में संतुलन और समरसता प्रदान कर सकता था। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा को निभाते हुए हमारे साहित्य सेवियों ने सकारात्मक चिंतन तथा मानवीय मूल्यों को सुगठित करने वाला साहित्य प्रदान कर महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य ही था जिसने ऐसे समय में अपने लिए नए नए रास्ते निकाले, नए माध्यमों से जीविका को जीवित रखा। तकनीक यदि साथ न देती तो प्रिंट मीडिया की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे इतना सक्रिय रहता। सोशल मीडिया ही तो था जिसने लॉकडाउन में भी हमें संसार भर में एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़े रखा। तालाबंदी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। ऑनलाइन कक्षाएं नियमित चलती रही, ऑनलाइन साहित्यिक गोष्ठियां बराबर होती रही, जिससे हिंदी को अत्यधिक बल मिला। लोगों की बंद डायरियों को धूप लगी, दबे हुए साहित्य को प्राण मिले। जानलेवा कोरोना हिंदी भाषा के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। फेसबुक पर खूब प्रेरक प्रसंग उकेरे गए। अपने दुख को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी भाषा से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। फेसबुक पर जिस तरह से प्रतिदिन नया लेखक उभरा, गद्य और पद्य की बाढ़ आई, वह अपने आप में भाषा के प्रचार प्रसार की द्योतक है। जहाँ इतने कठोर समय में चाहकर भी साहित्य समारोह सेमिनार करने संभव नहीं थे, वहाँ गूगल मीट, जूम, फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल ने इसे संभव बना दिया। स्ट्रीम यार्ड की सहायता से अनेकों लाइव प्रोग्राम हुए। स्थानीय न होकर सभी साहित्य कार्यक्रम ग्लोबल हो गए। साहित्य सदा समाज से ही उपजता है। रचनाकार संवेदनशील होता है, उसकी कलम किसी स्थिति को से भी अछूती नहीं रहती। जन जन के जीवन में मची उथल पुथल और चिंताएं साहित्य में रेखांकित हुई। हम स्थानीय और वैश्विक दोनों एक साथ हो गए। घर बैठे देश विदेश में बसे साहित्यकारों से जुड़ना बेहद सरल हो गया।
लेखकों की कुलबुलाहट, पीड़ा, घुटन, बेचैनियों को राहत मिली। उनके भावों को पुनः स्वर मिला। साहित्य की प्रत्येक विधा ने प्रतिदिन नया विस्तार पाया। उसमें निरंतर नए विषयों का समावेश हुआ। काव्य चर्चा, काव्य गोष्ठियाँ, कथा पाठ, रचनाकार से मिलना जुलना, पुस्तक समीक्षाएं, विचार विमर्श आम बात हो गई। एक दिन में कई वेबिनार में शामिल होना भी संभव होने लगा। साहित्य सम्मान, हिंदी चर्चा, आलोचनाएं, समीक्षाएं, संगीत, नाटक, चर्चित पुस्तकों का पठन आदि जिन विधाओं को पत्र पत्रिकाओं में स्थान नहीं मिल पाता है, उन्हें रिकॉर्डिंग, यूट्यूब के माध्यम से बढ़ावा मिला। प्रशंसकों, प्रकाशकों और संपादकों ने स्वयं की नब्ज को जांचते हुए प्रिंट में निकलने वाली कई पत्रिकाओं को ई पत्रिकाओं में ढाला। कनाडा से निकलने वाली चेतना, जिसमें मैं स्वयं जुड़ी, मैं कह सकती हूँ कि ऐसी कठिन स्थिति में भी इसका संपादन प्रिंट में होता रहा। और कनाडा से आदरणीय सुमन जी के संपादन में निकलने वाली वेब पत्रिका साहित्य कुंज नेट के प्रकाशन में कभी भी विलंब नहीं हुआ। ई पुस्तकें तथा ई पत्रिकाओं ने घरों में बंद लोगों का समय काटना आसान कर दिया। स्टोरी टेल, ब्लूटूथ ने लॉकडाउन में भी किसी को ऊबने नहीं दिया। लोग अपनी मनपसंद कहानी, कविता, लेख, वार्ता का आनंद लेते रहे। मोबाइल फोन ने विश्व भर में लोगों को अपनों से जोड़े रखा। वर्ष 2021 में स्थिति कुछ सामान्य हुई। प्रिंट मीडिया में गतिशीलता आई। पुस्तकों का प्रकाशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि खाली समय में लोगों ने या तो सुना और या केवल लिखा। कोरोना काल में मात्र साहित्य का सहारा था। कलम ने जमकर अपने दुख सुख उकेरे। ऐसे में बहुत से लोगों की, मेरे जानकारों की, मैं कह सकती हूँ कि रामेश्वर कंबोज जी की 10 पुस्तकें एक साथ प्रकाशित हुई। इतना काम किया उन्होंने। और इन्हीं 2 सालों में मेरे ख्याल से शायद मैं कभी कलम ना उठाती और 4 पुस्तकें केवल समय ने करवा दिया। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा संभावनाओं की धरती, सपनों का आकाश, कनाडा गद्य एवं पद्य संकलन 2020 में ही संपादित हुई। भीषण परिस्थितियों की निविड़ता में भी साहित्य जगत जागरूक रहा। साहित्य दुनिया में अद्भुत अनुभव हुए। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हिंदी साहित्य का आशातीत विकास हुआ है। जो लोग विषम परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत रखते हैं, वे खोकर भी कुछ पा लेते हैं। धन्यवाद। श्रीमती कृष्णा वर्मा जी के विचार हिंदी की संभावनाओं पे आपने सुने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वंदिता सिन्हा जी को कि वे मंच पे आके इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय वंदिता सिन्हा जी। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ऊपर वाले का आभार। कोरोना काल की मानसिक वेदना के बाद आज खुली हवा में हम सभी, आप और हम एक साथ हैं। दुर्भाग्यवश विगत 2 वर्षों में पूरे विश्व को ऐसे काल का, कोरोना काल का, जो काल बनकर ही आया था, का सामना करना पड़ा। 2020 से 2022 तक का समय विश्व में डर, भय, दुख का चादर फैलाए हम सभी के प्रांगण में किसी न किसी रूप में समाहित रहा। न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हुई, कितनों के घर उजड़ गए, संपूर्ण संसार सहम सा गया। हम 4 दीवारी के अंदर कैद हो गए। इंसान इंसान से बचने लगा। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाने में घबराने लगी और हम अपने आंसू खुद ही पोंछने को बाध्य थे। कहते हैं ना, जब हम हर तरफ से निराश और हताश हो जाते हैं तो एक माँ ही होती है जो सब कुछ समाप्त हो गया है, तो एक माँ ही होती है कि अंधेरे में भी चलना सिखाती है।
चाहे हम चांद पर पहुंच जाए और कई भाषा के ज्ञाता बन जाए, पर अपनी मातृभाषा में बात कर की संतुष्टि होती है। मेरे लिए माँ और मातृभाषा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी मातृभाषा हिंदी ने हमें अपनी बाहों में थाम लिया। हिंदी राइटर्स गिल्ड को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी मानसिक संतुलन बनाए रखने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब टीवी के सामने बैठकर कोरोना के प्रकोप को देखकर हम आतंकित थे, हिंदी राइटर्स गिल्ड ने ऑनलाइन कवि सम्मेलन शुरू किया। वैसे तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, तो पर कभी समय की पाबंदी तो कभी आजकल पर टालते जाते हैं, लेकिन वह कोरोना काल में हम लोगों को वक्त मिला और हिंदी राइटर्स गिल्ड ने जूम मीटिंग में और न जाने कितनी बार कविता पाठ का आयोजन किया। 2021 में हिंदी दिवस पर अनवरत कविता पाठ कर विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया गया। सबको ऑनलाइन वीडियो पर देखकर एक दूसरे को हम ज़्यादा सुनने और पहचानने लगे। कई ग्रुप ने तो ऑनलाइन अंताक्षरी का भी आयोजन किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे अंताक्षरी हिंदी में ही होते थे। हम लोगों ने पुस्तक बाजार को संभालना शुरू कर दिया। सच पूछिए तो कोरोना के बूस्टर के तो कई दुष्परिणाम सामने आए। किसी को कुछ हुआ, किसी की आवाज़ चली गई, पर हिंदी का बूस्टर लगाने के बाद तो एक अनोखा और विशुद्ध रक्त का संचार हो गया। हिंदी राइटर्स गिल्ड ने के माध्यम से अपने दुखों को भूल हम एक दूसरे के संपर्क में आए और हिंदी बोल अपनी माँ को, अपनी मातृभाषा को पास पाया। इस मंच के माध्यम से आप सभी का और विश्व के सभी चिकित्सकों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक हिंदी है और उसी हिंदी विषय पर आपने विभिन्न विद्वानों के विचार यहाँ पे सुने और मैं समझता हूँ कि इन विचारों से आप लोग सहमत होंगे कि उतने कठिन समय में हिंदी ने कैसे अपने आप को प्रचारित और प्रसारित किया और इसका योगदान उन सभी लोगों को जाता है जो दिन रात प्रयासरत रहे, चाहे वो टेक्नोलॉजी मीडिया है, चाहे वो लेखक हैं, चाहे साहित्यकार, कोई कवि है, जो सब लोग इसमें, और श्रोता सबसे बड़े, हमारे सबसे बड़ी कमी श्रोताओं की होती है। इस दौरान श्रोता बड़े हैं, ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहा कि कोरोना काल में श्रोता बहुत बढ़े। तो ये हमारा जो पहला सत्र था आज का वो यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जलपान करेंगे ताकि फिर से ऊर्जा हमारे अंदर आए और उस नेक्स्ट उसमें जो है कार्यक्रम जो है संचालित करेंगे श्री संदीप कुमार जी और हमारे बीच में हमारे कौंसिल कार्यालय से HOC जो हैं श्री संजीव सकलानी जी पधारने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पुरस्कार वगैरह भी जो हिंदी साहित्य में कुछ काम कर रहे हैं उन्हें वितरित करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा जलपान के बाद संजीव जी आएं और मंच का संचालन शुरू करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं जलपान के। भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।